सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज चैनल। बिहार के सभी दलों ने परिवारवाद को पोषण करना शुरू कर दिया। कल नीतीश जी ने भी अपने पुत्र को जदयू में लॉन्च करा दिया। हाथी घोड़ा ऊंट सारे व्यवस्था से उन्हें लॉन्च किया गया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत जी जेपी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए, जहां रेड कारपेट भी बिछा दिया। एक तरफ परिवारवाद का विरोध और दूसरे तरफ जिस परिवार का नेता है और उसका पुत्र या उसके निचली पीढ़ी के लोग नहीं आए, उनको भी भुला दिया गया। ऐसे कई नेता हैं जो उनके सिद्धांत, उनके बातों की चर्चा तक नहीं होती है, वो गुमनाम हो गए क्योंकि वो अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित नहीं किए। आज हम चर्चा करेंगे इसी परिवारवाद या पीढ़ी दर पीढ़ी नेता का बनना, और वही नेता याद रखे जाते हैं जिनका पुत्र या पौत्र पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में अपना पकड़ बनाए रहता है। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय डॉक्टर सत्येंद्र जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक तरफ सभी नेता परिवारवाद का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ परिवारवाद के पोषक भी। इस तरह की जो बातें हैं, ये राजनीति में लोगों को समझ में नहीं आता कि नेता बोलते कुछ है करते कुछ है। परिवारवाद का पोषण भी करते हैं, परिवारवाद का विरोध भी करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इस देश में संस्कार है लोगों का वसुधैव कुटुंबकम का। जहाँ पूरी दुनिया परिवार के तहत आता है, तो परिवारवाद से अलग कैसे हो सकता है? ये बेमानी है मन से भाषण देना कि परिवारवाद का विरोध कर रहा है। कोई परिवारवाद का विरोध नहीं करता है। ये जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस में जो परिवारवाद का विरोध करते रहे, जितने रीजनल पार्टियां हैं इस देश में, सब कांग्रेस विरोध से उपजी है। और कहीं कोई ऐसा रीजनल पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं है। कहीं भी आप देख लीजिए, तो तमिलनाडु हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, समाजवादी लोग ज्यादा जोर जोर से परिवारवाद का विरोध करते रहे, कांग्रेस के विरोध में खड़े होते रहे, और सारे लोग परिवारवाद के पक्ष में रहे, काम करते रहे। कोई भी हो, नीतीश कुमार तीसरी बार रामनाथ ठाकुर को नॉमिनेट किया राज्यसभा में। वो कौन सा उनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था जिसके चलते सब होता है? कर्पूरी ठाकुर के पुत्र थे, इसी कारण से ना। आनंद मोहन सब परिवार एमएलए एमपी हो रहा है, इसी जेडीयू में ना। निर्णय तो नीतीश जी को लेना होता है। तो ये बेमानी है कि परिवारवाद सुविधा अनुसार लोग गढ़ते हैं, पब्लिक वही करते हैं। पब्लिक जिस समय सुनती है उतने भर तक ख्याल रखती है। पब्लिक, आप दो आदमी को लड़ते देखिएगा तो परिवार वाला के पीछे ज्यादा लोग हैं, उसी को सबसे पहले पहचानती है पब्लिक और उसी के साथ होती है। इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। सर, एक तरफ लोग कहते हैं कि रानी के उदर से पैदा हुआ जो राजकुमार है वो राजा नहीं बनेगा, लेकिन मतदान भी जो लोग करते हैं, यानी जो आम मतदाता हैं, वो भी अगर किसी बड़े नेता का पुत्र वधू, बेटी, दामाद अगर राजनीति में आकर के वोट मांगने जाते हैं तो लोग हर्ष से उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? यही है, स्वभाव है। परिवार में पब्लिक रहती है तो उससे अलग कैसे हो सकती है? तो फिर इस तरह का नारा क्यों? ये कहीं किसी ने ट्रेंड चला दिया जिसका कोई परिवार नहीं था।
मान लीजिए कि वाजपेयी जी थे, परिवार नहीं था तो चला दिए, शादी नहीं हुआ। मोदी जी हैं, इनका कोई परिवार नहीं है, एक परिवार थी भी पत्नी, तो उसको नेपथ्य में रखे, उसको डिस्क्लोज नहीं किए। परिवार का मतलब केवल पत्नी और बेटा, भाई और भतीजा नहीं, वो भी है। अब जिस सेंस में आप लीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल, लेकिन सबसे इमीडिएट परिवार तो आज के डेट में यही होता है कि आप, आपकी पत्नी और आपके जन्मे हुए लोग, आपका परिवार वही होगा जो आज का न्यूक्लियर परिवार। न्यूक्लियर परिवार हो चाहे जो हो, लेकिन यही है, अगर मेरे पिताजी का होगा तो मैं उनके परिवार में हूँ, लेकिन मेरे भाई का अलग एक परिवार होगा, वो मेरे परिवार में नहीं आए। तो जहां तक आप रखिए परिवार में, ये अनुचित नहीं है, झूठ मूठ का ऐसे ही दुष्प्रचार है, न कुछ काम करना है तो ये सब कर करके सीखिए, आलोचना कीजिए। कौन ऐसी पार्टी है जिसमें परिवार वाले लोग नहीं हैं? बीजेपी में देखिएगा, हर एक स्टेट में हजारों उदाहरण मिलेगा जो परिवार के कारण उसमें है। नीतीश, ये मोदी जी के मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पिताजी कभी मंत्री हुआ करते थे, लीडर थे, या उनके सांसद भी ऐसे कई। सांसद तो हैं ही, मंत्री भी। जी। पीयूष गोयल क्या है, उनके पिताजी भी हुआ करते थे। प्रधान क्या है, कौन प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, उनके पिताजी थे। उनके पिताजी भी लीडर थे। अच्छा। सर, कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने समाजवाद को जिंदा रखने के लिए या राजनीति को स्वच्छ रखने के लिए अपने परिवार को राजनीति में नहीं एस्टेब्लिश करा पाए या नहीं किए। जैसे में समाजवादी नेता मधु दंडवते, मधु लिमय, रामकृष्ण हेगड़े जैसे जो नेता थे, या आपको यूपी से एक नेता थे जिन्हें लोग राजनीतिक फकीर भी कहा करते थे, जिन्होंने कभी इंदिरा गांधी को चुनाव हराया था। उसके बाद कई ऐसे नेता हैं, अभी आप यूँ कह लें मुरली मनोहर जोशी हो गए, आडवाणी के तो शायद परिवार हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको लोग आज भूल सा गए। जैसे सबसे बड़ी बात है बीपी सिंह को आप ले लीजिए, बीपी सिंह प्रधानमंत्री तक भी बने और आज लोग उनको विस्मृत कर दिया। देखिए श्याम जी, समाजवाद इस देश में सुविधा के अनुसार लोग बनाते हैं जी। कौन सा समाजवाद? भारतीय जनता पार्टी का निर्माण ही है कैपिटलिज्म पर जी। वो खुलेआम कैपिटलिज्म का समर्थन करती है। इसीलिए देश के जो उपक्रम हैं, जो समाजवाद का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है, वो बिक रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। और जितने इतने समाजवादियों का जो नाम आप ले रहे हैं, इस सारे लोग समय समय पर बीजेपी के साथ रहे हैं। जनता पार्टी की जब सरकार बनी 77 में, तो कौन कौन लोग साथ साथ थे? ये जितने समाजवादी हैं, जनसंघ जो कैपिटलिज्म में विश्वास करती है, जो दक्षिणपंथी पार्टी थी, वो सब लोग एक साथ थे कि नहीं? एक मंत्रिमंडल में थे कि नहीं? इसलिए ये देश में सिर्फ भाषण में रह गया है, व्यवहार में कोई भी समाजवादी नहीं है। बीजेपी देशद्रोही कहती है पीडीपी को, और उसके साथ मिल के सरकार बनाई कि ना कश्मीर। तो उनके तो लोग कहते हैं कि हम उनके साथ इसलिए गए थे ताकि उनका नाश कर सकें। तो नाश कर दिए, नाश किया ना, जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट दिए। 3 टुकड़ा तो प्रदेश को ना बांट दिए कि पीडीपी का नाश कर दिए। आप देश का नाश कर रहे हैं, आप एक पार्टी का थोड़ी नाश कर रहे हैं। आप एक पार्टी का नाश नहीं कर रहे हैं। आप तो काला धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आप किसी को कहते हैं कि ये चोर है, और उसको डिप्टी सीएम आप अपने बनाते हैं सरकार में।
तो आपका कौन सा कथन सत्य है? आप डिप्टी सीएम बनाते हैं वो सत्य है कि जो चोर किसी दिन किसी समय कहते हैं वो सही है? तो सर पुरानी बात है ना कि सत्ता पाने के लिए, जंग में जीतने के लिए और प्रेम करने के लिए, उसमें सब कुछ जायज है। तो फिर समाजवाद की बात क्यों करते हैं? जब सब जायज है तो आप कोई कुकर्म सुविधा के अनुसार कर रहे हैं अपना। ये झूठ मूठ के पब्लिक को ठगने का है। तो सर कहीं समाजवाद लोगों में नहीं है। लेकिन सर जनता भी तो सब देखते हुए चुप है। जनता जैसे अभी आप सीतामढ़ी से एक विधायक हैं, पहले वो सांसद हुआ करते थे, नाम बताने की हमें लगता है नहीं कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका चुनाव के समय एक एमएमएस वीडियो वायरल होता है। उसमें वीडियो में क्या है जो आप भी जानते होंगे। लेकिन उस व्यक्ति को हाथ पकड़ के मंच से भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि आप इन्हें वोट करें, इन्हें मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। जब ऐसे लोगों को, फिर कर्नाटक में एक व्यक्ति जिसने 1000 महिला का नेकेड सीडी रखा हुआ था और उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इनको नहीं हमको वोट दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। क्या ऐसे लोग जाकर के लोकतंत्र का या देश का, सदन का भला कर पाएंगे? भला उनका सदन का करें में लोग का करें या न करें, जिस ग्रुप के साथ, जिस पार्टी के साथ है उनका तो भला हो रहा है ना। तो जनता क्यों वोट करती है? एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल में यही ना है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कुकृत करने वाला, जिसको कोर्ट भी सजा दी, एप्स्टीन, उसके यहाँ बहुत अच्छा ताल्लुकात रखे हमारे पुरी जी, तब ने यहाँ बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए, बिना एको दिन वर्कर रहे हुए मंत्री बना दिए गए। ये कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? ये भ्रम रहता है कि कभी खुलेगा नहीं, लेकिन खुलता ही है, खुलता ही है। कैसे किससे हमारे व्यापार में, हमारे शक्ति में इजाफा होगा, इन बातों का ध्यान है। कोई सिद्धांत वगैरह से लेना देना नहीं है। इस देश में जो चल रहा है, सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। सर एक राष्ट्रीय खबर है, विवादित खबर कह सकते हैं आप उसको, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के, कि बंगाल में गए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें रिसीव नहीं किए एयरपोर्ट पर आकर के। लेकिन इस घटना के पहले 3 ऐसी घटना है जिसका भी जिक्र होना चाहिए। जैसे अभी हाल में ये राजस्थान गई थी द्रौपदी मुर्मू जी, वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह भी उन्हें रिसीव करने नहीं आए थे। उसके बाद सर ये क्या नाम है, हरियाणा के जो विधायक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब और दूसरे मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान में हैं, गुरुग्राम में हमारी राष्ट्रपति महोदया गई थी और वर्तमान मुख्यमंत्री शायद नहीं पहुंचे थे। अगर भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं आए तो माननीय का ये नहीं हुआ, अपमान नहीं हुआ। और बंगाल में चुनाव है तो हम महामहिम का अपमान हो गया। ये बातें कुछ समझ से परे दिख रही है। देखिए, एक निजी कार्यक्रम में गई थी, नहीं वहाँ तो वो सरकारी कार्यक्रम में गई थी ना, बंगाल में एक निजी कार्यक्रम में गई थी। ममता बनर्जी जी का कहना है कि एक निजी कार्यक्रम में वो गई थी, सरकार को कोई इनविटेशन नहीं था उसमें। तो उसमें मेरा शामिल होना कहीं उचित नहीं था। रह गया एयरपोर्ट पे मान सम्मान करने का, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके लिए, उसका काम है यहाँ पर, वहाँ पर एयरपोर्ट पे मेरा कोई रहना जरूरी नहीं है। अगर हम सरकार की ओर से अगर बुलाया जाता तब हम वहाँ नहीं अगर जाते तब हमारी दिक्कत थी। ममता बनर्जी क्या गलत कह रही है, और इनको इन छोटी छोटी बातों पर महामहिम को ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह का जब निजी आप किसी कार्यक्रम में गए हैं तो इस तरह का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप
कहते कि हम कोई सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, उसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी इनवाइट करते तो जाकर के आपको रिसीव करते। जी। बंगाल में अभी इनका जो हमारे वर्तमान कपड़ा मंत्री जो हैं, टेक्सटाइल मंत्री जो हैं भारत सरकार, गिरिराज सिंह का बयान दिख रहा था कि वो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने भाषण दिया कि टीएमसी की गुंडे को, हमारी सरकार आ रही है बंगाल में, टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्हें समझा दिया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। क्या इनका काम, टेक्सटाइल मंत्री का काम केवल और केवल भड़काऊ बयान देने के लिए देना ही है, या फिर विकास, जैसे बिहार में विकास की बात पर जब सवाल पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि इस तरह के नकारात्मक प्रश्न हमसे न पूछें, क्योंकि उनके ही विभाग की बात होती है, वो कहते हैं कि नकारात्मक प्रश्न नहीं पूछे। हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो वो सबसे आगे चले आते हैं। अभी यूजीसी की बात आई, उसमें वो कहीं नहीं दिखे। तो वो मतलब किस तरह के नेता हैं जिन्हें केवल विवादित बयान ही देना आता है, या फिर आदरणीय गिरिराज सिंह जी फॉलो करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो सारे समर्थन करते हैं और उनकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार बोलते हैं। वो अगर दायित्व दिए हुए हैं जिस विषय पर बोलने के लिए, उस विषय पर बोलते हैं। मंत्रालय तो भारत सरकार में ये देखा गया है कि अगर विदेश मंत्रालय की कोई बात रहती है तो कोई दूसरे मंत्रालय का कोई मिनिस्टर बोलते हैं, अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री की कोई बात है तो कोई और मिनिस्ट्री की कोई बोलते हैं उसमें। ये तो इन लोगों का ट्रेंड है, नया नहीं है। जिस मंत्रालय की बात होगी उस मंत्रालय के कोई मंत्री नहीं बोलते, नई बात नहीं है। तो ये तो पुरानी परंपरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रखे हुए। बिहार में चुनाव होता है तो गैर भाजपा गठबंधन की जितनी पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ता गुंडे हो जाते हैं, वहाँ घुसपैठी लोग बढ़ जाते हैं। अभी बंगाल में चुनाव होना है तो बंगाल में जो गैर भाजपाई के पार्टियां हैं वो, उसमें खास करके टीएमसी के, पहले कम्युनिस्टों के गुंडे होते थे, अभी टीएमसी के गुंडे हो रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग गुंडे थे, वहाँ भी काफ़ी बांग्लादेशी घुसपैठी था। अभी वर्तमान जहाँ जहाँ भी सरकार चल रही है चुनाव के बाद, वहाँ घुसपैठियाँ बंद हो गई हैं। क्या बिहार में घुसपैठी आज नहीं है? देखिए, भारत सरकार वर्षों से अपनी कमजोरी को बता रहा है। भारत सरकार का दायित्व है कि बाहरी कोई घुसपैठ न करे, और आ भी जाए तो उसको बाहर चिन्हित करके निकाले। तो अपनी इस दायित्व का निर्वहन भारत सरकार सही तरीके से नहीं कर रही है, और बार बार कह रही है कि इस तरह का काम हुआ है, इसका मतलब ये सरकार निकम्मी है। तो अब सवाल उठता है कि आम लोगों को न सोचना चाहिए कि हम क्यों चुनते हैं ऐसे निकम्मी सरकार को। भारत सरकार की कोई गलती नहीं है, वो तो समझता है कि हम इस तरह की बात बोलते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है तो बोल रहा है। इस देश की आम जनता को न सोचनी चाहिए कि भाई ये दायित्व किसका है, किसी अपोजिट पार्टी का थोड़ी दायित्व है रोकने का। घुसपैठ रोकने का काम भारत सरकार का है ना। जहाँ बांग्लादेश है या चाइना है उस बॉर्डर पे बीएसएफ रोकेगा, जहाँ हमारा पासपोर्ट का नहीं है वहाँ एसएसबी रोकेगा। तो ये सब तो भारत सरकार के मातहत एजेंसियां हैं। तो वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं, अपनी कमियों को ही उजागर कर रहे हैं। अब सोचना चाहिए इस देश के पब्लिक को कि इतने निकम्मे हैं ये, और फिर भी हम इनको लगातार क्यों चुन रहे हैं, हम क्यों ठगे जा रहे हैं उनकी बातों में आकर के। भाई घुसपैठ जो हो रहा है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है उसका रोकना, ये तो भारत सरकार का ही काम है। तो पिछले 12 वर्षों से भारत सरकार में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में चल रहा है। रोकने का दायित्व तो उन्हीं का है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कोऑपरेट कर रहा है तो आप वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू कीजिए। कौन रोक रहा है आपको?
लेकिन आप इन कमियों को खत्म कीजिए। ये पब्लिक के बीच में कहने से नहीं होगा। ये तो विरोधी पार्टी का काम है, जो सत्ता में नहीं है उसका काम है कहने का कि हाँ ये निकम्मी सरकार है, ये ठीक से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से कि एक भी इस देश में घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। भारत सरकार को ईमानदारी से घुसपैठिए जो हैं उन सारे घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। जी। लेकिन ये निकालेंगे नहीं, इनको सस्ता मजदूर चाहिए। और बाहर से जो आते हैं घुसपैठिए, इनके फर्मों में, इनके उपक्रमों में, इनके जो व्यापारिक मित्र हैं उनके यहाँ ये सारे काम करते हैं सस्ते दर पे। जी। तो ये निकालेंगे नहीं, ये तो बुलाते हैं, ये छूट देते हैं। जी। ये छूट देते हैं बॉर्डर पर। नहीं अगर ऐसा है तो वो रोके। जी। मेरे जैसा इस देश का आम नागरिक ये मांग करता है कि इस देश में एक भी घुसपैठी नहीं आना चाहिए। आप बोलिए मत, आप काम कीजिए, आप रोकिए। बोलते क्यों? जिस दिन भारत में लोग होली मना रहे थे, उसी दिन राजधानी दिल्ली में एक हिंदू बच्चे को पीट कर हत्या कर दिया था। बच्चे का दोष केवल इतना था कि उसकी एक छोटी बहन जो मात्र 6-7 साल की थी, वह होली खेलने के दरमियान गलती से एक मुस्लिम महिला के ऊपर रंग फेंक दिया, या गलती से उसके ऊपर रंग चला गया, और उसी के एवज में उस लड़के को वो पीट कर वह समाज उसकी हत्या कर दी। दिल्ली में जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हिंदूवादी सरकार है, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। बंगाल में खतरे में है तो कौन सी बड़ी बात। बिहार में खतरे में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी उनकी सरकार है। और राज्य सरकार की क्या, जब केंद्र में आपकी ही सरकार है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही। और अभी आप अधिवक्ता सतेंद्र जी को सुन रहे थे, इनका मांग है केंद्र सरकार से कि अगर जिस राज्य में घुसपैठियां है तो उसे बाहर निकालने के लिए अगर राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा करके घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, ताकि देश में देशवासियों के अधिकार का हनन, उसके राशन का जो उठाव दूसरे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचे। जो हमारे लोग बेरोजगार हैं और बाहर के लोग आकर के मजदूरी कर रहे हैं, उससे भी बचे, ताकि हमारे लोग जो हैं पलायन और बेकारी में न रहें। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज़ अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।